हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स की हेल्प से हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ये हमारे पास तीन वेरिएबल वाली एक मैट्रिक्स है, इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। दो वेरिएबल वाली भी हो सकती है और तीन वेरिएबल वाली भी हो सकती है, यानी कि थ्री इक्वेशंस को भी सॉल्व करना सीखना है। और टू इक्वेशन अगर टू वेरिएबल में होगी, सिर्फ इतना दे रखा होगा a1x b1 बाई a2x b2y और इधर d1 d2 या c1 c2 दे रखा होगा। लेकिन हम ये जानते हैं, पहले बड़ी जानते हैं, छोटी अपने आप सीख जाएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं तीन, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x b2y c2z d2, a3x b3y c3z d3। ये तीन इक्वेशंस हैं। अब सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम हमें ये बताना होता है कि ये तीनों इक्वेशंस जो हैं इनका सॉल्यूशन फाइंड हो सकता है या नहीं हो सकता, यानी ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। जो 10th क्लास में पढ़ते थे हम, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी निकालते थे, वही हमें यहाँ पर चेक करना होता है। तो पहला काम तो यही होता है कि हमें चेक करना होगा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये तीन तरह की मैट्रिक्स, इसे मैट्रिक्स मेथड से करना है, तीन तरह की मैट्रिक्स में से डिवाइड करते हैं। पहली होती है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, यानी ये एक्स वाई जेड जो मेरे पास वेरिएबल टर्म है, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, इनके कोफिशिएंट्स की हमें मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, हमें क्या बनानी है? इनके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनानी है। तो ये बना ली हमने। पहले कोफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1 पहली इक्वेशन के, a2 b2 c2 दूसरी इक्वेशन से, a3 b3 c3 तीसरी इक्वेशन से। ये आ गया a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। तो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स थे तीनों इक्वेशन में, उन्हें मैंने रो मैट्रिक्स बना के कर दिया। ये रो में लिख दिए और ये एक मैट्रिक्स बन गई मेरे पास। फिर आता है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि जो एक्स वाई जेड वेरिएबल है इसकी मैट्रिक्स हमने कॉलम मैट्रिक्स बना ली। और फिर आती है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, ये जो कांस्टेंट टर्म्स है हमारे पास d1 d2 d3, ये इसकी एक मैट्रिक्स बना ली, कॉलम मैट्रिक्स। अब ये जो फॉर्म है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये लिखा जा सकता है ax इक्वल्स टू b। ए यानी कि वेरिएबल वाली ये वाली हमारे पास कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स, एक्स का मतलब वेरिएबल वाली मैट्रिक्स और बी का मतलब ये कांस्टेंट टर्म। जब इसको मैं यहाँ रख के मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यही इक्वेशंस बन जाएंगी, यानी कि ये जो इक्वेशंस हैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं ax इक्वल्स टू b। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया a इन्वर्स का। यहाँ मैंने a इन्वर्स इंटू ए एक्स हो गया, यहाँ a इन्वर्स इंटू b, a इन्वर्स इंटू ए हो जाएगा i, और i का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो रह जाएगा सिर्फ x। तो ये बचा मेरे पास x इक्वल्स टू a इन्वर्स b। अब हमें क्या करना है, इस सिस्टम का सॉल्यूशन इस फॉर्मूले से निकालना है, यानी a इन्वर्स का b में मल्टीप्लाई करके जब मैं कंपेयर कर दूंगा इन दोनों को तो मुझे x y z मिल जाएगा। बट सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, ज़रूरी a इन्वर्स निकालना। क्या ज़रूरी है? a इन्वर्स। और a इन्वर्स फाइंड कब कर सकते हैं? पहले हम निकालेंगे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो वही चेक करना है हमें सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स बनाई थी हमने, यानी कि ये वाली जो मैट्रिक्स बनाई थी, ये कोफिशिएंट टर्म वाली मैट्रिक्स जो बनाई थी, इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अगर डिटर्मिनेंट मेरा ज़ीरो नहीं आता है, यानी मैट्रिक्स कैसी आती है, नॉन सिंगुलर। भाई इन्वर्स हम किसका फाइंड कर सकते हैं, ये हम आप लोगों को बता चुके हैं कि हम इन्वर्स सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं जो कैसी होती हैं, नॉन सिंगुलर होती हैं, यानी जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आता है। तो अब मुझे यहाँ इन्वर्स फाइंड करना है, इनके प्रोडक्ट से ही एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगी। तो सबसे पहला काम मुझे यही चेक करना है कि ये इन्वर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा मैट्रिक्स का। ठीक है, तो उसके लिए मैंने डिटर्मिनेंट चेक किया। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि कंसिस्टेंट होगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसके बाद में हम सॉल्यूशन को आगे प्रोसीड कर देंगे, यानी कि मॉड ए निकाल के एडजॉइंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स इन्वर्स निकालेंगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करके सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अभी वो आगे बताएंगे कंडीशन। पहले चेक करना सीख रहे हैं हम कि सॉल्यूशन है या नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर मॉड ए ज़ीरो आ जाता है, यानी कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है, तब हमें एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर तो हमें पता लग गया डायरेक्ट कि मैट्रिक्स कैसी है, मेरे पास कंसिस्टेंट है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक्स वाई जेड तीनों की एक एक वैल्यू निकल कर आएगी। लेकिन अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो फिर मैं क्या बताऊंगा, सॉल्यूशन है या नहीं, तो मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता। इस केस में भी मुझे पहले एडजॉइंट तक जाना होता है, इन्वर्स नहीं निकालना, क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, और उस एडजॉइंट का बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी एडजॉइंट ए का बी के साथ प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं होता है, तब मेरे पास इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाती है, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा।
कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। फिर ये दो कंडीशन हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो डायरेक्ट हमें पता चल गया कि सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। अभी मेथड बताएंगे आगे कैसे निकलेगा। और अगर ये ज़ीरो आ जाएगा तो इसके दो केसेस बनेंगे मेरे पास। पहले केस में हम एडजॉइंट का ए का बी के साथ प्रोडक्ट करके चेक करेंगे। तो अगर एडजॉइंट ए का बी के साथ प्रोडक्ट करके ज़ीरो नहीं आता है तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर ये ज़ीरो आ जाता है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, यूनिक नहीं होगा। यूनिक सिर्फ एक ही केस में होगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइज के। तो देखें एक्सरसाइज 5.4.6 स्टार्ट हो गई हमारी अब। और 4.6 एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है, कहा गया 1 to 6 क्वेश्चन तक हमें क्या करना है, सिर्फ चेक करना है कि सिस्टम जो इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। सॉल्यूशन ही निकालना, सिर्फ मुझे चेक करना है कंसिस्टेंसी और इनकन्सिस्टेंसी। तो देखो ये 2/2 वाली मैट्रिक्स का हमें दे रखा है, यानी कि दो वेरिएबल वाले हमारे पास इक्वेशन है। x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। तो पहले मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट बनाते हैं हम, x और y के साथ, या z भी होता तो z के साथ वाले 1 2, और जो नंबर होता है इधर वो लिख देते, लेकिन यहाँ दो हैं 1 2, तो ये 1 2, फिर ये 2 3, तो ये 2 3। पहली मैट्रिक्स बन गई A, जो x y z के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं उसकी मैट्रिक्स हुआ करती है ये। फिर मैंने बी मैट्रिक्स बना ली, यानी ये वाली बनाती है वो कॉन्स्टेंट टर्म की 2 और 3। और x जो होती है वेरिएबल कितने हैं तुम्हारे पास, x और y हैं, तो x और y आ गई। तो सबसे पहला काम ये तीनों मैट्रिक्स बनाना है। तो पहली मैट्रिक्स होती है कोफिशिएंट की, यानी x y के साथ जो भी मेरे पास नंबर्स हैं 1 2, ये 1 2 आ गया, 2 3, ये 2 3 आ गया, ठीक है। ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दी। b होती है लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म की मैट्रिक्स, x होती है ये वाली मैट्रिक्स मेरे पास जो x y वेरिएबल है ये। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे जो a मैट्रिक्स आई है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो जैसे ही a मैट्रिक्स आई इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया मैंने, 1 3 = 3, -4 यानी -1 आया। तो मैं ये देख सकता हूँ कि नॉट इक्वल्स टू 0 आया। और जब ये नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तो हमने क्या कह दिया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कंसिस्टेंट। तो शुरू के ये 6 क्वेश्चन जो हैं इसमें सिर्फ तुम्हें ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, यानी सिर्फ यहीं तक करके छोड़ देना है, आगे सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट हो गई क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फिर से वही कंडीशन आ गई। तो ये हमने a लिखा 1 3 2 6, ये आएगा 1 3 2 6। फिर मैंने x बनाया है, तो x का था कोफिशिएंट का मैट्रिक्स x और y, और b मैट्रिक्स लिखा ये कांस्टेंट 5 और 8। मैट्रिक्स लिखना आ गया सभी को। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया मैंने, तो 1 6 = 6 और 3 2 = 6, 6 - 6 0 आ गया है ना, दूसरी कंडीशन में पहुँच गए। तो यानी कि अब मैं नहीं कह सकता कि सॉल्यूशन कैसा आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे एड जॉइंट। किसका निकालते हैं एड जॉइंट, इस ए वाली मैट्रिक्स का। और एड जॉइंट निकालने के लिए पहले क्या चाहिए मुझे, कोफैक्टर्स चाहिए। तो A11 यानी पहली रो पहला कॉलम बचता है 6, A11 आ गया। 1 + 1 2 इवन है तो पॉजिटिव आएगा। फिर A12 यानी कि 1 और 2 2 आ गया, और ये ऑड नंबर है तो नेगेटिव का आएगा। फिर A21 तो 2 और 1 3 आ गया, लेकिन इन दोनों का सम चेक करते हैं, 2 1 का सम 3 नेगेटिव, यानी कि ऑड नंबर है तो नेगेटिव आ गया। फिर A2 और 2 1 बचेगा, इन दोनों का सम कैसा है, इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव आ गया। तो ये मेरे पास कोफैक्टर्स आ गए। अब हमने क्या लिखना है, एड जॉइंट लिखना है। तो एड जॉइंट लिखने के लिए ये फार्मूला है, A11 A12 A13 नीचे आता है, A21 A22 A3 A31 A32 A33। अगर बड़ी मैट्रिक्स है तो छोटी है तो नहीं लिख दिया मैंने, A11 A12 A21 A22। तो A11 और ये A12 A21 और A22, ये क्या आ गया, एड जॉइंट आ गया। अब क्या करना है मुझे, एड जॉइंट ए का मैट्रिक्स बी के साथ प्रोडक्ट करना है। तो ये देखें एड जॉइंट ए का मैट्रिक्स बी के साथ प्रोडक्ट करना है। तो ये एड जॉइंट ए लिखा, ये मैट्रिक्स बी लिखी, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, रो का कॉलम के साथ में 6 5 = 30 प्लस आएगा बीच में, 3 8 = 24, तो ये माइनस हो गया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 5 = 10 -10 बीच में तो प्लस ये आएगा, 1 8 = 8 हो गया, ये 6 बचा, ये 2 नॉट इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 नहीं आया है। तो इसका मतलब सिस्टम इनकन्सिस्टेंट हो गया, इन नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये बताया हमने भी पिछले केस बताया कि जब ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल कर आएगा। अब एक 3/3 का चेक कर लेते हैं। तो 3/3 का देखें, ये मैट्रिक्स है मेरे पास, x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2, ax + ay + 2az, ये सब a है, = 4। तो
अब ये मैंने पहले बार ए मैट्रिक्स बनाई, तो ये कोफिशिएंट ले लिए 1 1 1 2 3 2 और ये ए एंड 2 ए ही ले लिए हमने एक मैट्रिक्स। एक्स की मैट्रिक्स का मतलब वेरिएबल एक्स वाई जेड आ गया, बी का मतलब कांस्टेंट 1 2 4 आ गया। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद पहले क्या करना है, ए का मॉड निकालना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट में मुझे पता है कि मैं किसी भी रो या कॉलम से अगर कोई टर्म कॉमन है तो उसे बाहर ले सकता हूँ, हमने पढ़ रखा है ये। तो देखो इस वाले कॉलम में ए और 2 ए तीनों में ए आ रहा है, ए कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 1 1 2 3 2 और फिर ये बचा 1 1 2 बचा। अब इसका डिटर्मिनेंट मैंने ओपन कर दिया, वही मेथड है अपने पास ए, ये तो बाहर रहेगा। पहले 1 लिखा, पहला रो पहला कॉलम ख़त्म, 3 2 6 -2 ये आ गया। फिर यहाँ आएगा -1, तो -1 यानी इसके साथ वाला रो और कॉलम कैंसिल हो गया, 2 2 4 और -2 ये आ गया। फिर +1 आ गया, ये कॉलम और रो कैंसिल हो गया, 2 1 2 -3 सॉल्व किया इसे, तो ये बचा 1 और a × 1 a हो गया। अब a की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 0 तो नहीं हो सकती है, a ≠ 0 है। तो कहने का मतलब ये आया कि ये कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, ये कंसिस्टेंट, इसका सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, अब ये जानना है, ठीक है। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास 6 to 12 या 6 to जितने भी हैं, उसमें सब में यही चेक करना है कि वो सब कंसिस्टेंट हैं और तुम्हें उसमें सॉल्यूशंस बताने हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे कैसे करने हैं वो देखते हैं। उसके लिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन ले लिया मैंने दूसरा। तो अब फिर से वही काम किया, ये इक्वेशन है मेरे पास 3। देखो इस इक्वेशन में यहाँ पर ये नहीं था एक्स का टर्म, मेरे पास ये भी देखा 3y - 5z। तो अगर कोई भी इक्वेशन ऐसे दे रखी होगी जिसमें कोई टर्म मिसिंग होगा, y मिसिंग हो, z मिसिंग हो, कुछ भी मिसिंग हो, तो जो मिसिंग वाला टर्म है उसके साथ 0 बना दो। क्या लिख दो, कोफिशिएंट 0 बना लो, जिससे मैट्रिक्स लिखने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने ये 2 मैट्रिक्स तो एज लिख ली, 2 इक्वेशन। यहाँ तीसरी इक्वेशन में x नहीं था तो मैंने 0x लिख दिया, 0 ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0x + 3y - 5 = 9। पहली मैट्रिक्स वही कोफिशिएंट की 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5 ये आ गया। एक्स मैट्रिक्स हो गया इसके वेरिएबल्स x y z, और बी मैट्रिक्स का कोफिशिएंट 1 3/2 एंड 9 ये आ गया। तो पहले तो काम हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट 2, ये वाला 2 लिखा, कैंसिल हो गया, और ये 2 5 10 -3 हो जाएगा। फिर ये आएगा -1, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो हटा दिया गया, 1 5 5 -1 और -0 +1 3 1 3 और -0, इसको सॉल्व कर लिया, आंसर 34 आ गया। इतना तो कर सकते हैं सभी बच्चे, सीख रहे हैं बहुत टाइम से, ठीक है। यहाँ तक निकाल लिया मैंने, डिटर्मिनेंट आ गया। अब डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या, कंसिस्टेंट है। अब आगे बढ़ना है हमें, तो कंसिस्टेंट से तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, x = a इनवर्स b, यही तो बताया हमने, सॉल्यूशन की इक्वेशन ये है। तो इसके लिए a इनवर्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स निकालना पड़ेगा, और a इनवर्स निकालने के लिए पहले कोफैक्टर्स बनाने होते हैं। तो पहला काम है कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स देखो यहाँ से आते हैं, पहला कोफैक्टर्स a11 हो गया, तो a11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम हट गया, 2 5 10 प्लस का हो गया, और फिर -3 और माइनस प्लस हो गया, 10 + 3 वही चेक करते जाएंगे। देखो दोनों का सम इवन होगा तो प्लस साइन लगाएंगे बीच में, और दोनों का सम ऑड होगा तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। ये बात याद रखें कोफैक्टर निकालते वक्त, जो a11 a12 a13 में निकालता हूँ, तो जो सफिक्स में नंबर लिखा होता है इसका सम कर लेते हैं, और इसका सम अगर इवन आता है तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगाते हैं, इसका सम अगर ऑड आता है तो यहाँ नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो पहला आ गया। अब a12, तो 1 और 2, तो 1 5 5 माइनस का होगा और -0, तो ब्रैकेट के अंदर तो -5 -0 हो गया, लेकिन बाहर क्या लगाएंगे, इसका ऑड नंबर है तो माइनस का साइन लगा दिया, तो 5 आ गया। a13, तो 1 और 3, तो 1 3 3, और 1 3 3 होने के बाद में फिर -0, और बाहर ब्रैकेट में कैसा साइन रहेगा, 1 3 है तो पॉजिटिव रहेगा, और ये 3 आ गया। ऐसे ही हमने किया 2 1, तो देखा यहाँ से a2 और ये 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 5 5 और -3, यानी कि 1 5 ये -5 और -3, तो देख लो भाई 2 1 -5 -3, ये ऑड है तो -5। इस तरह से सारे मैंने कोफैक्टर्स निकाल दिए, ठीक है। इसको आप लोग निकाल सकते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं निकालना। तो मैंने यही मेथड है, जैसे कि ये 2 2 आएगा तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम हटा लेंगे, -10 -0 हो जाएगा, तो -10 -0 हो गया। ऐसे ही ये सारे निकाल लिए हमने। निकालने के बाद हमने क्या किया, एड जॉइंट लिखा। तो एड जॉइंट का फॉर्मूला a11 a12 a13, यानी कि जो रो वाले हैं उनको कॉलम में लिख दिया करते हैं,
A11 A12 A13 A21 A22 A23 और ये लिख दिया। ये वैल्यूज़ हैं मेरे पास 1353। तो अब ये A11 A12 A13 इसको नीचे लिखा 1353। फिर 8 - 10 - 6 8 - 10 - 6 13 - 5। ये एडजॉइंट आ गया। निकालना क्या है? इन्वर्स। तो देखें एडजॉइंट के बाद इन्वर्स आया मेरे पास। इन्वर्स का फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट 34 आया था, 1/34 ये एडजॉइंट की वैल्यू। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट जो थी मेरे पास, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? x = A इन्वर्स B। तो x जो मैट्रिक्स है वो XYZ मैट्रिक्स है। A इन्वर्स ये मैंने लिख दिया, ये पूरी टर्म मेरे पास आ गई A इन्वर्स, ठीक है। और B हमने जो कोफिशिएंट को जो कांस्टेंट टर्म की मैट्रिक्स बनाई थी वो लिख दी। क्लियर होगी बात सभी को? x = A इन्वर्स B, x लिख दी मैट्रिक्स, A इन्वर्स ये पूरी मैट्रिक्स लिख दी और B जो मैट्रिक्स बनाई थी वो लिख दिया। अब देखो ये 134 ऐसे ही लगेगा, ये मल्टीप्लाई तो रो का कॉलम में 13 × 1 = 13, बीच में प्लस 8 × 3/2, फिर प्लस 1 × 9 = 9। सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, फिर 5 × 1 = 5, प्लस आता है बीच में तो ये -10 हो गया, इंटू 3/2 10 × 3/2 प्लस 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, 6 × 3/2 यानी -6 × 3/2 और -9 × 5 = 45। इसको सॉल्व कर लिया पूरे को, यानी कि ये कैंसिल किया, 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, सबको ऐड कर लिया, इतना आ गया। ये कैंसिल किया, 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, सबको ऐड किया, 17 आ गया। 2 × 3 = 6, ऐड किया, -51 आ गया, ठीक है। अब ये क्या किया, इसका अंदर मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दो। x का मतलब पहला टर्म, तो x = ये 1/34 × 34, तो ये 1 बच गया। और ये y = 1/34 और इंटू ये 17, 1/2 आ गया और z ये आ गया। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। तो ये सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, 1 to 6 तक सिर्फ चेक करना है और उसके बाद वालों को इस तरह से सॉल्व करना है। 2/2 के होंगे तब भी ऐसे कर लेंगे, 3/3 के होंगे तब भी ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं आए तो हमें बताइए।